हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें कि आज हम एडिटोरियल बात करेंगे हिंदू एडिटोरियल की 6 जुलाई 2023 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को। ठीक है, सबसे पहला एडिटोरियल जो है द इंक्लूसिव सोशल पॉलिसी फॉर माइग्रेशन। देखिए, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं माइग्रेशन क्या है, उसके बाद इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। देखिए, माइग्रेशन माइग्रेशन क्या होता है। अगर कोई भी ए पर्सन है और वो किसी भी कंडीशन के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए वो क्या करता है, किसी बी जगह पे जाता है। कोई उसकी प्लेस एक्स है, एक्स प्लेस पे रहता है और वो वाई प्लेस पे जो है चला जाता है। तो कोई भी पर्सन ए हो या बी हो या कोई भी पर्सन हो, ठीक है, चाहे वो मेल फीमेल कुछ भी हो, ठीक है। तो वो क्या करता है, अगर एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करता है, किस वजह से, चाहे उसके सोशल कंडीशन हो, चाहे उसको कमाने के लिए जाना हो, चाहे उसको अच्छी नौकरी के लिए जाना हो या उसको अच्छी शिक्षा के लिए जाना हो, तो इन सब चीजों के लिए वो क्या करता है, माइग्रेट करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइग्रेशन। ठीक है। और जब ये तब अगर सिंगल पर्सन कर रहा है तो माइग्रेट कहते हैं, अगर लोगों की संख्या ज्यादा हो तो माइग्रेशन जो है ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसको माइग्रेशन कहते हैं। अब यहाँ पे अगर माइग्रेशन हो रहा है, लोग अगर माइग्रेशन कर रहे हैं, तो जिस स्टेट में या जिस जगह में जा रहे हैं, क्या उस जगह की नियम ये नहीं कहता कि उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए। अब जैसे इंडिया में हम लोग माइग्रेशन को अलाउ करते हैं, यानी कि इंडिया जो है सिंगल सिटीजनशिप को देता है, जिसमें कि कोई भी इंसान कहीं भी जाके रह सकता है, जॉब कर सकता है, कमा सकता है, खा सकता है, ठीक है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर वहीं यूएस की बात करें तो वहां पे क्या है, डबल सिटीजनशिप है। मतलब आप जिस स्टेट में रह रहे हो उसका नागरिकता लेना जरूरी है और एक अमेरिका का, पूरा अमेरिका का भी नागरिकता लेना जरूरी है। अब यहाँ पे अगर वो इंसान माइग्रेट हो रहा है तो उस स्टेट की भी जिम्मेदारी होती है, अगर इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, उस स्टेट की भी जिम्मेदारी होती है कि वो उनको क्या करे, कुछ सोशल जो पॉलिसीज है उनको बना के दे, उनको हेल्प करे। अगर वर्क माइग्रेटर ज्यादातर कौन होते हैं, वर्कर होते हैं, उन वर्करों की कहीं ना कहीं हेल्प करे, उन लोगों की सोशल सिक्योरिटी का ध्यान रखे, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो एजुकेशन हो, वो सारी चीजें। अगर सपोज करो एक एरिया जो है आपको बसाना है, एक एरिया जो है आपको बसाना है, तो वहां पे क्या क्या होना चाहिए, आपको हॉस्पिटल की फैसिलिटीज होनी चाहिए। अगर आप सपोज कीजिए एक फ्लैट खरीदते हैं, तो फ्लैट मालिक क्या कहता है, जो फ्लैट का जो सेल करता है, वो क्या कहता है कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर आपका क्या होगा, हॉस्पिटल होगा, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जो है पुलिस स्टेशन होंगे, यहाँ से पास में ही पानी जो है वाटर प्लांट जो है वो स्टेब्लिश है। तो इस तरह की आपको क्या बताता है, फैसिलिटीज बताता है। ठीक है, तो ये फैसिलिटीज वगैरह क्या है, ये फैसिलिटीज वगैरह जो दिया जाता है वो किसके, सोशल पॉलिसी के तहत ही दी जाती है। ठीक है, और इन सोशल पॉलिसीज के वजह से इन जो माइग्रेशन को दिया जाता है, इसको कहते हैं इंक्लूसिव तरीके से दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को तो कुछ दे रहे हो और दूसरे को दे ही नहीं रहे हो। सपोज कीजिए आपने एक फ्लैट खरीदा, उस फ्लैट के जगह पे दूसरा फ्लैट आपको पकड़ा दिया जाए और वहां पे क्या हो, ये इंक्लूसिवनेस जो है वो आए ही ना, क्योंकि एक बंदे को दिया जा रहा है ए में फ्लैट दिया जा रहा है, एक बंदे को बी में दिया जा रहा है, और इसकी जो एम्यूनिटी है वो अलग है, इसकी जो एम्यूनिटी है वो अलग है, लेकिन दोनों से इक्वल जो चार्जेस है वो लिया गया है। तो फैसिलिटीज तो एक नहीं है, तो फैसिलिटीज एक नहीं है तो उससे क्या होगी, इंक्लूसिव जो है वो नहीं आएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, जो माइग्रेशन वर्कर है, माइग्रेट वर्कर है, उनके लिए जो सोशल पॉलिसी जो बनाना चाहिए वो किस तरह से बनाना चाहिए, इंक्लूसिव तरीके से। अगर इंक्लूसिव तरीके से बनाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उनको जो सोशल बेनिफिट है वो भी इंक्लूसिव तरीके से मिलेंगे, और जो डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाते हैं लोग, जो डिस्क्रिमिनेशन मिलता है वो क्या होगा, नहीं होगा। और साथ ही साथ लोगों को जो है एक ट्रस्ट भी डेवलप होगा, किसके प्रति, गवर्नमेंट के प्रति। ठीक है, चलिए अब कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या कह रहा है, एक रिसेंटली रिपोर्ट छपा था केरल प्लानिंग बोर्ड ऑफ रिपोर्ट 2021 में। इसमें क्या कहा गया, जो केरल है वो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट हब बनते जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 34 लाख इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर जो है यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, 34 लाख कम नहीं होती, बहुत ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ की वेजेस जो है हायर है।
वर्किंग जो टाइमिंग है वो रेगुलरिटी है, यानी कि ये नहीं कि आप एक दिन काम करो 4 दिन आप छुट्टी, फिर 5वें दिन आओ काम करने के लिए, ऐसा नहीं, रेगुलरिटी मिलती है, वर्किंग में रेगुलरिटी मिलती है। और बेटर सोशल और कल्चरल चीजें भी जो है मिलती है, यानी कि यहाँ पे जो सोशल एम्यूनिटी है जैसे हॉस्पिटल है, एजुकेशन है, ठीक है, और कल्चरल बेनिफिट, आप किसी भी कल्चर को अपना सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, कोई कुछ नहीं, इतना नई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस चीज को क्या कहते हैं कि इन सब वजह से क्या है, यहाँ पे इंटरस्टेट माइग्रेशन वर्कर की संख्या जो है एक ज्यादा बन रही है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट हब जो है यहाँ पे बनता जा रहा है। जो इन ये चीजों के वजह से केरल क्या कर रहा है, जो और लोग हैं उनको भी इन्फ्लुएंस करता है इस तरीके से, ठीक है। अगर केरल की बात करें, केरल में जो दी जाती है इनके वेलफेयर की अगर रेंज की बात करें, इसमें हेल्थ आती है, लिटरेसी स्कीम आती है, जो किसको दी जाती है, माइग्रेशन वर्कर को, ठीक है। और ये पॉलिसी जो है कहीं ना कहीं जो लोगों के बीच में एक फ्रेंडली, माइग्रेंट फ्रेंडली स्टेट जो है ये बनाता है, मतलब ये जो माइग्रेंट है उनके लिए हेल्पफुल स्टेट माना जाता है, इसीलिए यहाँ पे लोगों की संख्या जो है ज्यादा है। लेकिन कुछ माइक्रो लेवल पे शॉर्टकमिंग्स भी है, ठीक है, मतलब कमियां भी है माइक्रो लेवल पे। माइक्रो लेवल इन द सेंस का है कि छोटे लेवल पे, मैक्रो होता है बड़े लेवल पे और माइक्रो होता है छोटे लेवल पे। तो माइक्रो लेवल पे जो है कमियां है बिल्कुल होगी, क्यों, छोटे लेवल पे कमियां जो है वो दिखती नहीं है, इसीलिए हमें पता ही नहीं चलता है। लेकिन अगर बड़े लेवल की, अगर मैक्रो लेवल की अगर क्या नाम है आपकी कमियां हो तो आपको क्या हो जाएगी, दिख जाएगी। लेकिन माइक्रो लेवल की कमियां जो है वो नहीं दिख पाती है। तो क्या बताया गया इसमें, क्या कमियां बताया गया, जो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन है जिसमें कि एक्सेस टू हेल्थ केयर जो इंटरस्टेट माइग्रेशन लेबर को दी जाती है केरल में, वो कहीं ना कहीं क्या, और इसको वो कहीं ना कहीं लोगों के पास जो है माइग्रेटेड वर्क के पास नहीं पहुंच पा रहा है, इनकी पॉलिसीज जो है बहुत सारे लोगों के पास पहुंच नहीं पा रहा है। इसका खुलासा किसने किया, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ने इसका खुलासा जो है किया है कि जो माइग्रेशन वर्कर है उनकी जो सोशल एम्यूनिटीज है छोटे लेवल पे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उनको हेल्थ केयर से रिलेटेड, आपके एजुकेशन से रिलेटेड, तो उनको ठीक तरीके से मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। और जिसके कारण से उनकी इंक्लूसिव कल्चर जो हो रही है वो क्या हो रही है, खराब हो रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं और अलग ही दिशा में उनकी चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज की बात की जा रही है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेबर कॉन्क्लेव में 25-23 एट तिरुवनंतपुरम केरल में इस पॉलिसी को इंक्लूसिव कल्चर में ऐड करने की बात की गई थी, एक नई दिशा दिखाने की बात की गई थी। अगर माइग्रेशन लेबर की बात करें, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ट्रबल और आपके यूनिटी ट्रबल जो है, दो बड़े टर्म जो है निकल के आते हैं। अगर यूनिटी ट्रबल की बात करें, देखो ऑर्गेनाइजेशन ट्रबल का मतलब तो समझ रहे कि एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई उथल पुथल हो रही है, तो इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ट्रबल जो है माइग्रेशन वर्क लेबर को देखने को मिल रही है। मान लीजिए कंपनी कभी शट डाउन होगी, कुछ होगी, ये चीज क्या होती है, आपकी माइग्रेशन लेबर को दिखाती है, ठीक है, गवर्नेंस जो है फेसिंग कर रही है। अगर बात करें यूनिटी ट्रबल की, यूनिटी ट्रबल क्या होती है, द एब्सेंस ऑफ डिस एग्रीमेंट असेसमेंट ऑफ वर्क एंड लाइफ सिचुएशन, यानी कि जो माइग्रेशन वर्कर है उनकी जो वर्किंग कंडीशन है या लाइफ सिचुएशन है, उनकी कोई कोई चीजों में डिसएग्रीमेंट जो है देखी जाती है, ठीक है। अगर ऑफिशियली इनको नाम दिया जाए, क्या बताया जाता है, इनको गेस्ट वर्कर के टर्म में इनको सिंबलाइज किया जाता है। बहुत सारे लोगों का ये आर्ग्यू करना है कि जो इनकी जो राइट्स है इसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट देने में, या फिर जो जिसमें ये वर्क करते हैं वो देने में क्या होती है, फेल हो जाती है, ठीक है। जिनके कारण से ये क्या कहते हैं कि हमारे जो पॉलिसी है, जो करंट पॉलिसी है, वो कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं, किसके लिए, जो इंटरस्टेट माइग्रेशन वर्कर एक्ट 1979 के अंडर में जो लिखा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं, ठीक है। अगर आगे बात करें तो स्ट्राइकिंग बाय द लेबरर ओवर पास्ट 3 ईयर डिकेड, ठीक है, यहाँ पे 30 साल से लगभग स्ट्राइकिंग भी चल रहा है, ठीक है। ये माइक्रो लेवल पे है, मैक्रो लेवल पे नहीं है। ये स्ट्राइकिंग भी प्रॉब्लम है। स्ट्राइकिंग क्यों कर रहे हैं, अलग अलग रीजन से, अलग अलग डिमांड से केरल में जो माइग्रेशन वर्क है, ठीक है, माइग्रेटिंग वर्कर है, वो क्या कर रहे हैं, आपके स्ट्राइक कर रहे हैं। अब स्ट्राइक किन किन चीजों के कह रहे हैं ये देख लेते हैं। अगर बात की जाए कोर जो राइट्स इशू है उनको रेज करने के लिए स्ट्राइक करे, जैसे उजाबूर स्ट्राइक 2012 में किया गया था, ठीक है। अगर जिसका एम क्या था कि इनको बेटर वेजेस जो है वो मिले। अगर अतिरम पूजा स्ट्राइक जो है वो 2023 में किया गया, जिसमें ये बात की गई
कि इक्वल पेमेंट मिलनी चाहिए फॉर इक्वल वर्क के लिए, यानी कि बराबर कामों के लिए बराबर जो है पे मिलना चाहिए। और इटू मैनर स्ट्राइक की अगर बात की जाए जो 2023 यानी कि रिसेंटली में हुआ था, इसके टारगेटिंग क्या था, जो कॉन्ट्रैक्टर है जो मना करते हैं कि जो वर्कर है उनको राइट्स देने को मना करते हैं, तो उनके खिलाफ था। अगर हम बात करें 2016 में एंटी एक्सप्लॉयटेशन स्ट्राइक हुआ था, जो फोर्स कलेक्शन ऑफ यूनियन फीस इन कोची मेट्रो, ठीक है, जो उनसे फीस वसूला जा रहा था जबरदस्ती, उनके लिए था। और एंटी वेज थेफ्ट स्ट्राइक 2022 जो पिछले ईयर हुआ, जिसमें जो वर्कर होता था वो क्या हो जाता था, भाग जाता था, सॉरी वर्कर कह रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट जो है एम्प्लॉयर जो होता था वो क्या होता था, भाग जाता था, या कॉन्ट्रैक्टर जो होता था भाग जाता था, जिनके वजह से इनकी पेमेंट जो है नहीं मिल पाती थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम भी देखने को फेस करने को मिलता है। अगर बात करें गवर्नमेंट मैकेनिज्म के, इनको कहीं ना कहीं फेल हो रही है कि किस चीज के लिए, इन सारी राइट्स को देने में, जो कि स्ट्राइक के द्वारा क्या हो जाता है, वो हाईलाइट हो जाता है। देखिए गवर्नमेंट अगर उस चीज को नहीं कर रही है, उसकी सुविधा नहीं कर रही है, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी संविधान में कहीं ना कहीं लिखी हुई है कि इस तरह की राइट्स जो है मिलनी चाहिए, जो लेबर लॉज है वो सारे लिखे हुए हैं। अगर फिर भी इनको राइट्स नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट क्या करती है, इनको एड्रेस करना चाहिए, लेकिन उस चीज को एड्रेस करने में फेल होती है। तो उस वजह से क्या होती है, स्ट्राइकिंग होती है, और वो स्ट्राइकिंग के थ्रू क्या हो जाता है, पता लग जाता है ये सारी चीजें। ठीक है, जो माइक्रो लेवल पे इश्यूज होती हैं, ये वर्कर और क्या चीजें फेस कर रहे हैं, अनहाइजेनिक लिविंग, यानी कि जो कंडीशन में रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं कंडीशन ठीक नहीं है। ठीक है, वर्किंग कंडीशन, सोशल सिक्योरिटी कंडीशन, ये भी प्रॉब्लम है, फिजिकल एब्यूसेस का सामना करना पड़ता है। ये सारे आपके मेंस के आंसर के लिए, कोर्ट के लिए काफी हो जाते हैं। ठीक है, अगर माइग्रेशन वर्कर के ऊपर आपकी कमियां लिखने के लिए आ जाता है, किस तरह से डिसएडवांटेज सेक्शन जो वर्कर है वो डिसएडवांटेज फील करते हैं, तो वो आप ये लिख सकते हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, फिजिकल एब्यूसिव, चाहे वो वर्बली हो चाहे वो सिंबल वायलेंस हो, वो क्या करते हैं, हमेशा फेस करते हैं। ठीक है, तो इसमें इनको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्शन करना चाहिए, यहाँ की प्रोटेक्शन की जरूरत है। और तीसरी और चीज है कि हेल्थ ऑफ वर्कर जो है वो खराब होती जा रही है। किस वजह से, जो हजार्डस सब्सटेंस है उसके एक्सपोजर की, यानी कि उसके कांटेक्ट में आने से क्या होती है, इनकी हेल्थ कंडीशन भी खराब होती है। तो इनको क्या करना चाहिए, इस तरह की कुछ पॉलिसीज बनानी चाहिए, जैसे कि आपके इंश्योरेंस वगैरह पॉलिसी जो है इनके साथ इंप्लीमेंट करना चाहिए। अगर बात करें चेन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन की, क्या बताया जा रहा है, अलग अलग तरह के एक्सप्लॉयटेशन के चेन बने हुए हैं। जैसे एक्सप्लॉयटेशन एक्टिविटी में इन्वॉल्व क्या है, सबसे पहले इन्फ्लुएंशियल मेंबर ऑफ माइग्रेटेड लेबर कम्युनिटी, जिसमें इनको अच्छी वेजेस, अच्छी चीजें देने की बात की जाती है और उनको जाल में फांस लिया जाता है। ठीक है, और ये सारे उसी तरह के काम है जिस तरह के पहले जो कॉलोनियल टाइम में किया जाता था इंडेंजर्ड लेबर के प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अगर हम माइग्रेशन की बात करें, इनकी भी एक सिटीजनशिप राइट है, इनकी भी बेसिक ह्यूमैनिटी है, जो डायरेक्टली जो क्या करती है, इनको एक सोसाइटी के अंदर रहने के लिए मार्जिनल लाइज बनाती है अपनी सोसाइटी में। ठीक है, और ये क्या बोलती है कि इनको भी डिग्निटी के साथ रहने की अनुमति दी जाए। ठीक है, जो हैने एरन कहते हैं, अपने शब्दों में क्या कहते हैं, हु सेड दैट एवरी इंडिविजुअल डिजर्व द इनहेरेंटली डिग्निटी ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि कोई भी जनजात से क्या होता है, डिग्निटी ऑफ ह्यूमैनिटी के साथ रहने के लिए पैदा होता है। ठीक है, ये बात बताते हैं। अगर हम कंटेम्प्रेरी कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करें, यानी कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या होती है, वो सोसाइटी जो पैसे वाली सोसाइटी होती है, यानी कि जो आपके मालिक होते हैं, ऑनर वगैरह, ठीक है, उनको कैपिटलिस्ट सोसाइटी, यहाँ जो है जिनके पास ज्यादा पैसा है, पूंजी है, ठीक है, उनको कैपिटलिस्ट सोसाइटी कहते हैं। जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ठीक है, वो क्या करते हैं, अगर बात की जाए पुराने कंटेम्प्रेरी कैपिटलिस्ट सोसाइटी, विदाउट सोशल जस्टिस, बिना सोशल जस्टिस के एक सिस्टम जो है राइट्स का, वो इमर्ज नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता बिना सोशल जस्टिस के। अगर आप सभी को राइट्स देना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्टिस करना पड़ेगा, सोशल जस्टिस करना पड़ेगा, जिससे कि आप सबको राइट्स जो है वो दे सके। और साथ ही साथ आपको ये भी चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा कि कहीं एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है, एक्सक्लूजन तो नहीं हो रहा है, एलिमिनेशन तो नहीं हो रहा है। इन सब चीजों को भी देखना पड़ेगा, ताकि केरल में जो है इंक्लूसिवनेस की भावना जो है वो बढ़े, किससे, इन सोशल जस्टिस से। ठीक है, अगर बात की जाए करना क्या चाहिए, इसके लिए क्या क्या तरीका करना चाहिए,
तो एक्सटेंसिव फील्ड वर्क और डिस्कशन की बात की गई है कि 8 डिस्ट्रिक्ट्स में केरल की, जिसमें इसमें पॉलिसी मेकर, ट्रेड यूनियनिस्ट, एनजीओ एक्टिविटी ये जो है पार्टिसिपेट करेंगे और इनके लिए इंक्लूसिव और राइट बेस्ड पॉलिसी जो है वो क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे। इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन भी दिया है जो कि इम्पोर्टेंट है इस चीज के लिए। क्या क्या रिकमेंडेशन दिया है? सबसे पहली रिकमेंडेशन जो इन्होंने दिया है कि आप सबसे पहले न्यूमेरिकल डाटा जो है कलेक्शन कीजिए और उसको डेवलप कीजिए, किसके द्वारा? पंचायती के द्वारा, क्योंकि पंचायती जो है वो ग्राउंड लेवल पे काम करती है। पंचायती और म्यूनिसिपैलिटीज के द्वारा ही आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे माइग्रेटिव वर्कर को आइडेंटिफाई करना चाहिए। ठीक है। दूसरी ये बता रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट की डिसीजन जैसे कि हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, कल्चर, लाइफ, सोशल सिचुएशन जो माइग्रेशन वर्कर को दी जानी चाहिए उसकी क्या प्रिंसिपल्स है, उसकी क्या राइट्स है, राइट्स बेस्ड प्रिंसिपल को आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इंश्योर करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरी चीज क्या बताया जा रहा है कि मैकेनिज्म जो कि किसके साथ आपको कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, किसके साथ? ओरिजिन स्टेट के साथ, जहां से वो माइग्रेशन जो है हो रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह पे या जहां पे पहुंच रहे हैं वहां पे उस चीज को देखना पड़ेगा कि उनको जस्टिस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। स्टेट लेवल पे रह के काम करना पड़ेगा। चौथी चीज प्रमोट अवेयरनेस, यानी कि अवेयरनेस को आपको प्रमोट करना पड़ेगा कि इनके क्या राइट्स है, इनका क्या लीगल रेमेडीज है, इन चीजों को भी देखना पड़ेगा। पांचवी चीज क्या बताया जा रहा है कि इनके कल्चरल एक्सचेंज को भी प्रमोट करना पड़ेगा, कम्युनिटी एंगेजमेंट को भी, और इनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी पड़ेगी जिससे कि और बेटर इनको सॉल्यूशन जो है मिल सके। ठीक है। जिससे कि इनकी जो लोकल कम्युनिटी हो वो क्या हो, इंक्लूसिव पॉलिसीज के अंदर, जो सोशल इंटीग्रेशन की इंक्लूसिव पॉलिसी है उसके अंदर आ जाए। अगर छठी बात करें, क्या बताया जा रहा है? मल्टी स्टेकिंग पॉलिसी एंड मॉनिटरिंग डायलॉग, यानी कि अलग अलग स्टेक होल्डर की पॉलिसीज की जो है माइग्रेटर वर्कर के खिलाफ जो के लिए अलग अलग मल्टी स्टेक होल्डर पॉलिसी जो होनी चाहिए और मॉनिटर करना चाहिए इनके डायलॉग्स को, मतलब इनके तौर तरीके को कहीं न कहीं मॉनिटर करना चाहिए, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके लिए सस्टेनेबल वर्कर जो है वो बना सकते हैं, इनके लिए बेटर बेनिफिट जो है दे सकते हैं। ये सिर्फ केरल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, अदर स्टेट में भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपने इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला हमारा टॉपिक, चूज अ न्यू पैलेट्स फॉर इंडिया क्रिएटिव इकोनॉमी। देखिए क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे कल्चरल चीजों को प्रमोट करने की बात की जा रही है, कल्चर को प्रमोट करने की बात की जा रही है, क्योंकि देखिए हमारी जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा। उसको प्रिजर्व किस तरह से करना पड़ेगा, अलग अलग मेथड से आपको प्रिजर्व करना पड़ेगा। कोई पॉलिसीज बना के, कोई इनको आर्ट गैलरीज के रूप में आपको पेटेंट राइट देके, जैसे कि आपकी कोई राइटिंग चीजें होगी तो उसको पेटेंट राइट देके आप उसको क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो, जिससे कि वो थेफ्ट ना हो। इनसे रिलेटेड जो क्राइम है वो भी हम यहाँ पे जानेंगे, यानी कि अलग अलग एस्पेक्ट से यहाँ पे देखेंगे कि कल्चर जो है किस तरह से हमारे यहाँ पे खराब सिचुएशन जो होती है कल्चर की वो खराब होती जा रही है, कि वो किस तरह की क्राइम को फेस करते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम को फेस करते हैं, आज के टाइम पे उसकी रेलिवेंस क्या है, कि फ्यूचर में क्या करनी चाहिए। इस तरह की पूरी डिटेल जो है इन्होंने दिया है हर्षा भार्गवी पंदिरी ने। ठीक है। चलिए, ये है असिस्टेंट डायरेक्टर है, डेपुटेशन कहाँ पे, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, न्यू दिल्ली में। ठीक है। चलिए इनके बारे में कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लेते हैं। अब क्या बताया जा रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी जो है इंडियन आर्टिस्ट को और आर्टिसन को कहीं ना कहीं वाइड ऑडियंस देने का काम किया है। ठीक है। आज के टाइम पे डिजिटली सारी चीज होने के वजह से लोग क्या हो रहे हैं, आजकल लोग जो है ऑडियंस को, एक बड़ा ऑडियंस अगर खड़ा करना हो तो आपको डिजिटली प्लेटफॉर्म का यूज करना पड़ेगा। लेकिन इनके साथ साथ बहुत सारे चैलेंजिंग भी यहाँ पे क्या हो रहा है, फेस किया जा रहा है, जैसे इकोनॉमिक चैलेंजेस, सस्टेनेबिलिटी, मार्केट एक्सेस, डिजिटल डिवाइड, क्राइम वगैरह जो है वो भी हो रहे हैं और इनको कहीं ना कहीं प्रिजर्व करने की जरूरी है। ठीक है। अगर बात की जाए एक कोलैबोरेशन मॉडल की, जिसमें
ये बात की जा रही है कि हमें कल्चरल इकोनॉमी को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वो दुनिया के सामने आ सके और एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप जो है या प्रोवाइड गाइडेंस होगी, टेक्निकल सपोर्ट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनको प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे इनकी एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी जो है बन सके। ठीक है, इंडिया को एक सॉफ्ट पावर के रूप में दिखाना है। दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी, आपको इनको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इन पे इंफ्रास्ट्रक्चर की करनी पड़ेगी, इनको गाइडेंस देनी पड़ेगी, तब जाके ये क्या करेंगे, अपनी कल्चर को प्रिजर्व करेंगे, जिससे कि एक सॉफ्ट पावर जो है इंडिया की दिखेगी आगे तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बता रहा है हमें इंडिया को एक क्या बनानी है, क्रिएटिव इकोनॉमी बनानी है। और वो इकोनॉमी कैसे बन सकती है, इन यंगस्टर के द्वारा, यंगस्टर्स और फास्ट ग्रोइंग सेक्टर के द्वारा, जो कि आज के टाइम पे एक चैलेंजिंग बना हुआ है, और साथ ही साथ किसके लिए, पब्लिक के लिए भी और प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए भी। तो इनको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी आज के टाइम पे देना चाहिए, किस सेक्टर में, आर्ट सेक्टर में, जिससे कि इनके अंदर जॉब की क्रिएशन हो सके, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, टूरिज्म हो सके, एक्सपोर्ट हो सके, ओवरऑल सोसाइटी का डेवलपमेंट भी हो सके। अगर आप इनको रिकॉग्नाइज देते हो, ग्रोइंग रिकॉग्निशन देते हो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, तो ये क्या करेंगे, हमें हेल्प करेंगे हमारी अलग अलग एस्पेक्ट में। अगर हम बात करें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर की, तो यूनेस्को जो है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो है, आप जो एक डेवलपमेंट कंडक्ट कराई थी, जिसमें कल्चरल पॉलिसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो मोंडिया कल्ट 2022, ठीक है, जो हेल्ड किए थे, जो एड्रेस किए थे किसको, इनके कंटेम्प्रेरी इशू को, जो मल्टी कल्चरल सोसाइटी के द्वारा जो कंटेम्प्रेरी इशू है उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे एड्रेस किए थे, और एक फ्यूचर में एक विजन शेयर किए थे, जिससे कि इनकी कल्चरल पॉलिसीज को और अच्छी तरह से किसमें, इंटरनेशनल कम्युनिटी में दिखा सके और इनको सस्टेनेबली डेवलपमेंट भी कर सके। अगर हम इसके चैलेंजेस की बात करते हैं, आज के टाइम पे क्या चैलेंजेस मिल रहा है, क्या आर्टिस्ट को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो देखते हैं। देखिए, अगर ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया की बात करें, तो यहाँ पे आर्टिस्ट को, राइटर को, फिल्म मेकर को, म्यूजिशियन को ये कहीं ना कहीं ऑडियंस तो मिल जाती है और साथ साथ मोनेटाइज भी हो जाती है उनकी टैलेंट, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ इनका रोल जो हो जाता है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनका रोल बनता है प्रिजर्वेशन ऑफ आर्ट फॉर्म, यानी कि अपनी जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है उसको बनाए रखना। वो इस चीज के चैलेंज को बहुत ज्यादा फेस करते हैं अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए, मार्केट एक्सेस के लिए और प्रिजर्वेशन करने के लिए, क्योंकि जो चेंजिंग सोसाइटी है उसके अंदर चेंजिंग आने के कारण से वो क्या हो रही है, जो पुराने कल्चर है उसको भूलती जा रही है और एक नई कल्चर की तरफ अब जो है इंडिया जो है बढ़ रहा है, जिसके कारण से जो हमारी आर्ट चीजें हैं वो प्रिजर्व नहीं हो पा रही है। जो आर्ट कंडीशन है, आर्ट की चीजें हैं, राइटिंग होगी, आर्टिस्ट होगी, वो क्या हो रहे हैं, अपनी सॉफ्ट पावर को नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि उनको ऑडियंस तो मिल रहा है, लेकिन वो ऑडियंस क्या हो रहे हैं, उनको बस जैसे हम है, सपोज करो हम है, हम किसी के, हम जितना क्रिकेट को एंजॉय करते हैं उतना आपके जो भारतनाट्यम है इन सबको एंजॉय नहीं कर पाते, ठीक है। अगर एंजॉय भी करते भी हैं, कोई लोग जाते भी हैं, तो वो क्या करते हैं, इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो इसकी उसको प्रिजर्व नहीं कर पाते। कुछ लोग हैं जो इसको प्रिजर्व करने में, अगर आप सपोज करो क्लास में 30 बच्चे हैं, ठीक है, अगर 30 बच्चों में से अगर आप मान लो सपोज करो यहाँ पे 20 बॉयज है, अगर 20 बॉयज है उनसे बोला जाए कि आप एक बार बताओ भारतनाट्यम करोगे या फिर आप मॉडर्न डांस सीखोगे, वेस्टर्न डांस सीखोगे, तो वो वेस्टर्न डांस की तरफ ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे, भारतनाट्यम की तरफ कम इन्फ्लुएंस होंगे। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे वेस्टर्न डांस जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। तो इस चीज को कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, जो भारतनाट्यम जैसी चीजों को प्रिजर्व करके रखनी है। तो कैसे रख सकते हैं, कुछ पॉलिसीज के बना के, कुछ चीजों को बना के, और कभी कभी इनमें तो क्राइम रिपोर्ट भी हमें फेस करने को मिलती है, अभी आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो गवर्नमेंट की यहाँ पे क्या होनी चाहिए, सपोर्ट होनी चाहिए, कल्चरल इंस्टीट्यूशन या इनिशिएटिव जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है प्रोवाइड करनी चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम को लानी चाहिए, अपॉर्चुनिटी लानी चाहिए, किसके लिए, आर्टिस्टों के लिए, जिसके कारण से वो अपने काम को एग्जिबिट कर सके। जबकि हम अगर बात करें यहाँ पे प्रमोट करनी चाहिए कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट को एज ए ब्रांड के रूप में, जिससे कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिल सके, ठीक है। अब देखिए, अगर आप
किसी चीज को काम कर रहे हो और उस काम का अगर पैसा ना मिले तो आपको काम करने का मन ही नहीं करेगा, आप उस चीज को सेव ही नहीं कर पाओगे। अगर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता रहे तो क्या करोगे, आप उस काम को कंटिन्यू करते जाओगे। अगर हम बात करें इसके चैलेंजेस की, देयर आर चैलेंजेस इन सिलेक्शन ऑफ आर्टिस्ट, लेकिन इन आर्टिस्ट को जो सिलेक्शन किया जाएगा, जो ब्रांड बनाया जाएगा, वो भी कहीं ना कहीं जो फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए कि ऑर्गेनाइज जो कर सके कल्चरल इवेंट को, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। यहाँ पे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती मिलती है, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जो है उसकी कहीं ना कहीं कमी है सिलेक्शन प्रोसेस में, और इनइक्वालिटीज कहीं ना कहीं हमें दिखती है इनकी रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं है, कोई रोटेशन तरीका नहीं है कि आप रोटेशन वाइज इनको बनाओ, ठीक है, ऐसा कोई तरीका नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होती है वो किस तरह से होती है, रैंडम होती है, बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे होती है, ठीक है, जिससे कि जो टैलेंट आर्टिस्ट का है वो बाहर ही रह जाता है, शहरों के बाहर ही रह जाता है, जहां वो उनको दिखाना चाहिए, जहां स्पॉन्सर करना चाहिए, वहां पे उस प्लेटफॉर्म पे दिखता ही नहीं है, ठीक है, जिसके कारण से वो भी और ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। देखो अदर कंट्रीज की तरह भी हम क्या करते हैं, इस पे सीरियस नहीं होते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो है इस चीज को प्रमोट करे, यानी कि आर्टिस्ट को एज ए ब्रांड के रूप में प्रमोट करे, ठीक है। अगर आर्टिस्ट और आर्टिशियन को एक क्रिएटिव, जिनके पास क्रिएटिव आइडिया है, इनको कहीं ना कहीं मार्केट की रिक्वायर्ड होती है, मार्केट रिसर्च की रिक्वायरमेंट होती है, बिजनेस फैसिलिटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि ये क्या कर सके, ग्रोथ कर सके। अगर यहाँ पे हम लोग क्राइम की बात करें, क्राइम भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे आपकी आर्ट थेफ्ट, आर्ट की चोरी होना, कॉपीराइट इन्फ्रिंज, फॉर्जरी, फ्रॉड, इलिसिट ट्रैफिकिंग, तो ये सारी चीजें भी जो है इसमें इंक्लूड होती है, जिनके कारण से और ज्यादा सिचुएशन जो हो जाती है प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। अगर बात की जाए इनकी एड्रेसिंग करना चाहिए हमें क्या, इनके क्राइम्स को, कि इनको कैसे इनकी जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी मेजर्स है, इनको कैसे इंक्रीज किया जाए, किस तरह से बढ़ाया जाए, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन किस तरह से किया जाए, पब्लिक अवेयरनेस किस तरह से किया जाए, एडवांस टेक्नोलॉजी का ऑथेंटिकेशन या फिर ट्रैकिंग का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे इनको प्रिजर्व कर सकते हैं, तो ये चीज भी इंक्लूड होनी चाहिए। अगर हमें क्राइम को टैकल करना है आर्ट फॉर्म में, तो हमें एक, अगर इसको टैकल करते हैं एक अच्छी तरह से, तो हमें एक क्या मिलेगी, एक हेल्दी क्रिएटिव इकोनॉमिक जो है आर्ट फॉर्म में मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे क्या करेगा, आर्ट वर्क क्या डिपिक्ट करता है, क्रिमिनल एक्टिविटी को, जो क्रिमिनल एक्टिविटी जो है आर्ट इंडस्ट्री में हो रहा है, उस चीज के लिए एक पॉज सिग्निफिकेंट चैलेंज जो है हमारे सामने ला के रख रहा है। अगर हम बात करें ऑफेंस की, जो हमारी कल्चरल हेरिटेज को क्या करती है, बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, जिसके कारण से हमें फाइनेंशियल नुकसान भी होता है, पब्लिक ट्रस्ट भी कहीं ना कहीं घटती है, ठीक है। तो इस इन जैसे इन्फॉर्मेशन को क्या करना चाहिए, हमें डिस इन्फॉर्मेशन को फैलने से रोकना चाहिए, और इनको रेगुलर ऑडिट होनी चाहिए, ताकि जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी क्या रह सके, या ट्रस्ट है वो भी क्या रह सके, प्रिजर्व हो सके, ठीक है। अगर बात करें वर्केबल सॉल्यूशन की, किस तरह के काम करना चाहिए, तो कोलैबोरेशन मॉडल को प्रमोटिंग करना चाहिए कल्चरल इकोनॉमिक के साथ, जिससे कि हमें इफेक्टिव सॉल्यूशन मिल सके इनके चैलेंजेस जो कि फेस कर रहे हैं क्रिएटिव इकोनॉमिक, या फिर जो इकोनॉमिक प्रमोशन में कंट्रीब्यूशन कर सके। एक कोलैबोरेटिव मॉडल का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो इनके लिए क्या करना चाहिए, हमें प्रमोट करना चाहिए ग्रोथ को, और एक सॉल्यूशन को इंक्रीज करना चाहिए, जिससे कि इंडिया की सॉफ्ट पावर जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग हो, ठीक है, और एक इकोसिस्टम, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोसिस्टम को हमें कहीं ना कहीं यहाँ बनानी चाहिए। इनके लिए टेक्निकल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, ये सब देनी चाहिए। अब यहाँ पे आर्टिस्ट को क्या जरूरत है, आर्टिस्ट को जरूरत है सबसे पहले तो ट्रेनिंग की, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, और मार्केट की, ठीक है, मार्केट एक्सेस की, पार्टिसिपेट लार्जर कम्युनिटी की। तो इन सब चीजों को भी हमें कहीं ना कहीं नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक फैसिलिटेट सेंटर जो है इनको हेल्प करेगी कि इनकी नॉलेज शेयरिंग के कारण से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बनाएगी, सस्टेनेबल लाइवलीहुड बनाएंगे, ठीक है। इस तरह की जो चीजें हैं आर्टिस्ट और आर्टिसन को दिखाया जाएगा। अगर डाटा एनालिस्टिक की बात करें, ये क्या करता है, यूज करता है फोस्टर क्रिएटिव इकोसिस्टम को, जो कंट्रीब्यूट करता है सस्टेनेबली वर्ल्ड को। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, इसमें
प्राइवेट प्लेयर को क्या करना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए, ताकि वो एक ब्रिज बना सके, इंडस्ट्रियल गैप का जो है वो एक ब्रिज जो है बना सके और इनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, इनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सके, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके इनोवेशन में और एंटरप्रेन्योरशिप में। और साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है उनको एड्रेस करना चाहिए, ताकि वो इन आर्टिस्ट की जरूरतों को समझे, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मटेरियल सपोर्ट, एक्सेस ऑफ मार्केट, ये सब चीजें जो है देना चाहिए, ताकि हमारी जो इकोनॉमिक कल्चर है वो कहीं ना कहीं आर्ट और कल्चर में क्या पड़े, आगे बढ़े और एक सॉफ्ट पावर को, एक इंडिया की सॉफ्ट पावर को एक अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करे वर्ल्ड के सामने। ठीक है, आई होप कि आपको ये आर्टिकल भी समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है डिमनिस्ट रिटर्न, इंडिया बेनिफिट एज ए मेंबर ऑफ एचसीओ बट फ्यूचर नॉट ब्राइट। देखिए क्या है, एचसीओ की मीटिंग अभी हुई थी, ठीक है, और वर्चुअली मीटिंग किया था नरेंद्र मोदी जी ने ट्यूसडे को, और यहाँ पे पहली बार क्या किया, इंडिया ने चेयर किया समिट को रीजनल कंट्री के साथ। अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया एससीओ की मेंबर बना था 2017 में, और साथ ही साथ उस टाइम पे पाकिस्तान ने भी इसको इस टाइम को मेंबर मिला था। अगर बात की जाए अभी कहीं ना कहीं ईरान भी इसके साथ इंक्लूड हो गया है। जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, इसकी जो ओरिजिनली है वो कहाँ से, यूरेशियन ग्रुप इंक्लूडेड है, ठीक है, जो इसमें देश इंक्लूड है वो कौन है, यूरेशियन ग्रुप जो है इसमें इंक्लूडेड है। अगर इसकी बात की जाए, जो 1/3 है ग्लोबल जीडीपी है, 1/5 जो है इसकी ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड है, 1/5 जो है ग्लोबल ऑयल रिजर्व है, और 44% जो है नेचुरल रिजर्व, जो गैस रिजर्व यहाँ पे पाया जाता है। इनकी जो ज्यादा फोकस है वो रीजनल सिक्योरिटी पे है और कनेक्टिविटी एरिया पे है, और साथ ही साथ इंडिया का ग्रोथ जो है इन पे ही बनी रहती है, और साथ ही साथ इनको चैलेंज भी कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है, जैसे कि आपके टेररिज्म जो पाकिस्तान में फल फूल रहा है, चाइनीज का एग्रेशन जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के द्वारा हमें दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, एक चैलेंजिंग चीजों में, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी को एक चैलेंजिंग में बदल रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए इसके लिए, क्या इंडिया को हट जाना चाहिए? नहीं, एक्चुअली इंडिया को इसी के अंदर ही रहना चाहिए। क्या कह रहा है, इनसाइड द टेंट, इनके अंदर रहना चाहिए, और स्पेशली जब पाकिस्तान इसका मेंबर हो तो यहाँ पे तो बिल्कुल रहना चाहिए, क्योंकि और किसी जगह पे आप नहीं हो, आप इतने जगह पे क्या हो, एक्टिव नहीं हो, तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे इसके साथ कोलैबोरेशन करके रखना चाहिए, ताकि जो इससे रिलेटेड जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो या फिर आपको टेररिज्म को रोकना हो, तो यहाँ पे आप मुद्दे को उठा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो एससीओ की रीजनल जो एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है वो बताता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो मेन कंडक्टिंग है, ज्वाइंट एक्सरसाइज जो की जाती है किसमें, एससीओ में, वो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर को बनाने की बात की जाती है। तो इसमें इंडिया रह के क्या कर सकता है, इस चीज को समाधान जो है वो कर सकता है। इंडिया को एससीओ में, एससीओ इंडिया को क्या करता है, एक इंटरफेस देने का काम करता है, सेंट्रल एशिया में एक मार्केट बनाता है और इनके रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर हम बात करें, फाइनली ज्वाइनिंग द एससीओ वाज ए की पार्ट ऑफ इंडिया स्टेट एम्बिशियस मल्टी अलाइन और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है इंडिया को प्रोवाइड करता है, जिससे कि एक इंडिया जो है बैलेंसिंग पावर बनाता है कहाँ पे, आपके वर्ल्ड में। ठीक है, और देखिए अगर अभी बात की जाए, इंडिया ने जो क्वाड को रिवाइव किया है, जिसमें कि यूएस, जापान, आपके ऑस्ट्रेलिया जो है वो ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, और उसको कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल तक भी पहुंचा है, जिससे कि वो बैलेंसिंग पावर जो है और ज्यादा बेटर हो सके। अगर बात की जाए, इस साल हमारे पास एससीओ की मेंबरशिप भी थी, ठीक है, और इस पे हम लोग और ज्यादा काम भी कर सकते थे, और इकोनॉमिक जो नेसेसिटी है इंडिया की उसको भी बेटर बना सकते थे। लेकिन क्या हुआ, यूक्रेन और वॉर के वजह से इसको क्या करना पड़ा, न्यूट्रलाइज करना पड़ा, और ये बेनिफिट जो है, लेकिन हमें क्या बेनिफिट है इनसे, इनसे बेनिफिट ये है कि हमें फ्यूल और फर्टिलाइजर जो है रसिया से परचेस करने को भी मिल रहा है। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, जो इट एक्सपेक्टेड दैट इंडिया टर्न टू चेयर एससीओ दिस ईयर। इस टाइम पे जो मेजर इवेंट जो है, एससीओ के पास चेयर जो है वो किसके पास है, इंडिया के पास है। तो ये मेजर इवेंट कराने के लिए सक्षम है, और साथ ही साथ G20 की भी हमारे पास क्या है, चेयरमैनशिप है, जिसके कारण से हम एक फाइंड कंसेंसन ऑन, यानी कि इसमें एक नई तरह की जो पहल है वो क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, और इनके रिजोल्यूशन को, जो कि हमारे काउंटर पार्ट है, उनके साथ नेगोशिएट करके इन चीजों को रिजोल्यूट कर सकते हैं। अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया का जो डिसीजन है वो
एससीओ की मीटिंग में, जो कि अभी पोस्टपोन किया गया था। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो मिनिस्टर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, उनको यूएस की विजिट में जाने वाला था। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने क्या किया, इस वर्चुअल समिट को बनाए रखा, जिसमें आपके जो पाकिस्तान हो या इंडिया के जो चाइनीज प्रेसिडेंट हो, वो भी इन्होंने की न की क्या किए, ज्वाइन किए। और यहाँ पे रसिया को भी एक फैक्टर माना गया, जो इनका भी वेलकम किया गया। यहाँ पे ज्वाइंट कंट्री ने, इन सब ने मिलकर क्या बात की, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के ऊपर बात की है। ठीक है, ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑफ रेडिकलाइजेशन पे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के, इन सब चीजों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की बात की गई। और इंडिया ने क्या बताया कि यहाँ पे एससीओ की लैंग्वेज जो इंग्लिश है उसको सामने रखा, बट बहुत सारी चीजों को भी इंडिया ने यहाँ नहीं रख पाया। जैसे कि आपके रोड मैप, जो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की बात की गई है, ठीक है, जो चाइनीज की जो इम्प्रिंट जो है, जो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन पे बढ़ रही है, उसको रोकने की बात यहाँ पे नहीं की गई है। यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश को एज ए फॉर्मल एससीओ लैंग्वेज बनाने की बात इंडिया ने जो है सामने रखी है। तो कहीं ना कहीं क्या दिखाता है, जो गवर्नमेंट है वो अब फील कर रही है कि लैक ऑफ डिमिनिश रिटर्न ऑफ एससीओ एंगेजमेंट, यानी कि एनजीओ एससीओ की एंगेजमेंट तो हुआ, जिसके कारण से इसको कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है कि जो इसको बात करनी चाहिए वो कहीं ना कहीं इसमें कमी नजर आई, जो कि अब प्रॉब्लम होने वाली है G20 की मीटिंग में, जो आगे की तरह होने वाली है। ठीक है, चलिए, ये था आपका आज का आर्टिकल। तो अगर आपको आर्टिकल अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।